हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र सोशोलॉजी कक्षा 12th के चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सारे ही जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं सारे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शब्दावली देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ करे गए हैं, तो उनके मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। जनसंख्या समृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर यानी कि जितने बच्चे जन्मे हैं और जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें जो डिफरेंस है वही होता है जनसंख्या समृद्धि दर। अगर ये डिफरेंस नील है, मतलब जितने पैदा हुए उतने ही डेथ हो गए, तो यानी कि जनसंख्या समृद्धि दर 0 है, 0 है। प्रजनन दर, प्रति 1000 जो महिलाएं हैं उनमें उनके पीछे कितने जीवित बच्चे जो है पैदा हुए हैं उनकी संख्या, ये प्रजनन दर होती है। शिशु मृत्यु दर, यह उन बच्चों की मृत्यु को दिखाता है जो हर 1000 बच्चों में से जो 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी मौत हो जाती है किसी भी कारण से, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और उसकी 1 साल की एज से पहले हर 1000 बच्चों में जितने की डेथ हो गई वो है शिशु मृत्यु दर। स्त्री पुरुष अनुपात, यह दिखाता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में, उसको आप एक टाउन, कस्बा, सिटी या स्टेट या जनरली हमारे देश में, भारत में स्टेट वाइज इसको देखा जाता है, तो हर 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियों की संख्या है वो स्त्री पुरुष अनुपात होता है। जनसंख्या की आयु संरचना, कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात। तो हमारे यहाँ इसको लगभग 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली 0 से 14 वर्ष एक आयु कैटेगरी हो गई, यानी कि जो बच्चे हैं और आश्रित हैं। दूसरी 15 से 59 वर्ष और तीसरी कैटेगरी है 60 वर्ष से ऊपर। तो इस कैटेगरी में कितनी जनसंख्या है, दूसरी में कितनी, तीसरी में कितनी, यही है जनसंख्या की आयु संरचना। पराश्रितता अनुपात जनसंख्या, यह जनसंख्या ऐसी होती है जो पराश्रित यानी दूसरों पे डिपेंडेंट जो लोग हैं, डिपेंडेंसी रेशियो इसको बोलते हैं, उनके और जो कार्यशील हैं, जो काम करने वाले हैं, जो अर्निंग मेंबर हैं, उनके बीच में जो आपका अनुपात है उसको यह अनुपात दिखाता है। पराश्रितता अनुपात जनसंख्या, जैसे मैंने ऊपर बताया 3 कैटेगरी है, उसमें 0 से 14 वर्ष तो वो भी डिपेंडेंट हो गए दूसरों पे, और 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग यानी कि बुजुर्ग और छोटे बच्चे इस कैटेगरी में लिए जाते हैं। कार्यशील वर्ग कौन सा हो गया, जो अर्निंग कैटेगरी है वो 15 से लेकर के 59 वर्ष मानी जाती है। इन जनरल 15 से 64 है, वैसे अब 59 वर्ष की कैटेगरी होती है। तो कुछ लोग 60 वर्ष की उम्र से ऊपर भी थोड़ा काम करते हैं, इसीलिए। जनसंख्या घनत्व, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उन लोगों की संख्या क्या है, ये है जनसंख्या घनत्व। बर्थ रेट, किसी एक क्षेत्र विशेष में 1000 लोगों की जनसंख्या के पीछे कितने बच्चे जन्म लेते हैं, ये जन्म दर हो गई। और डेथ रेट हो गया, उसी किसी एक क्षेत्र विशेष में हर 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की डेथ होती है, ये डेथ रेट हो गया। ग्रामीण समुदाय, प्रकृति से निकटता वाला समुदाय यानी कि गांव देहात जो शहरों से दूर जो समुदाय बसता है उसको बोलते हैं ग्रामीण समुदाय। वहाँ पर जनसंख्या भी कम होती है और विकास के साधन वहाँ नहीं होते, गतिशीलता का अभाव होता है, और मेनली जो कामकाज है वो कृषि का है।
यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर कृषि संबंधित कार्य ही करते हैं। ना वहाँ बिल्डिंग्स होते हैं, ना ऑफिसेज होते हैं, ना फैक्ट्रीज होते हैं। इसके विपरीत नगरीय समुदाय जो होता है वो वहाँ पर वो प्रकृति से दूर होता है, वहाँ पे विकास हुआ रहता है, वहाँ पे सड़कें, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, दुकानें, मार्केट, ये सब होता है। वहाँ खेती ना के बराबर होती है और वहाँ पर मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में ही, यानी कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकानदार है, कोई किसी व्यवसाय में है। तो कृषि क्योंकि ना के बराबर है तो वो वहाँ पर ज़्यादातर लोग गैर कृषि कार्यों में ही लगे होते हैं। तो अब स्टूडेंट हम जो है टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? तो ये सिद्धांत, जैसा पहले भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मेनली दो ही सिद्धांत हैं। एक तो माल्थस का सिद्धांत समझा जाता है और दूसरा जो जनसांख्यिकीय सिद्धांत है वो है जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि यह विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। मेनली 3 स्तर माने जाते हैं। पहला स्तर है जहाँ पर विकास बहुत ही कम है, और एक आखिरी स्तर है जहाँ पर अति विकसित व्यवस्था है, यानी कि विकास बहुत ज़्यादा है, और एक उन दोनों के बीच का स्तर है। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार इन तीनों स्तरों के साथ ही यह सिद्धांत जुड़ा हुआ है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि इन सभी स्तरों के साथ जुड़ी हुई है। जैसे पहला स्तर मान लेते हैं, तो पहले स्तर में देखते हैं कि पहले स्तर में समाज बहुत ही कम विकसित है, तकनीकी रूप से पिछड़ा होता है, यानी कि ज़्यादा तरक्की नहीं है, मेडिकल साइंस भी पीछे है, ज़्यादा सुविधाएं नहीं है मेडिकल से रिलेटेड, यानी चिकित्सा से रिलेटेड। तो क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होती है। क्यों क्यों कम है जनसंख्या वृद्धि? जन्म दर तो बहुत ऊंची है, लेकिन मृत्यु दर भी काफ़ी ऊंची है, क्योंकि आपको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ना के बराबर है वहाँ पे, क्योंकि समाज बहुत ही कम विकसित है। फिर एक तीसरा चरण देख लेते हैं, वहाँ पर समाज बहुत ज़्यादा विकसित है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है, क्योंकि जन्म दर तो जो है जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, क्योंकि जन्म दर सामाजिक विकास के कारण, अब जो है साक्षरता के कारण और दूसरे और कारणों से जो है कम हो जाती है, लोग फैमिली की प्लानिंग कर लेते हैं। और मृत्यु दर क्यों कम है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अधिक है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, रोगों पे कंट्रोल हो गया, प्राकृतिक आपदाएं कम हो गई, सूखा, अकाल और बाढ़ जैसे सिचुएशनों को कंट्रोल कर लिया गया, तो उस कारण से मृत्यु दर भी कम है। एक इनके बीच में एक जो सिचुएशन आती है वो सिचुएशन होती है जो है संक्रमण का सिद्धांत, यानी कि वो संक्रमणकालीन अवस्था होती है। यहाँ पर समाज पिछड़ी अवस्था से, यानी कम अवस्था से उस अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर को तो कंट्रोल कर लिया गया है थोड़े बहुत विकास के साथ। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, दवाइयाँ मिलने लगी, हॉस्पिटल खुल गए, और कुछ हद तक जो है प्राकृतिक आपदाओं पर भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म दर पर यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये संक्रमण अवधि जो है जनसंख्या विस्फोट से इसीलिए जुड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर को नीचे कर दिया गया है, लेकिन उतनी ही तेजी से जन्म दर कम नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है, माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती है अपरिहार्य हैं, मतलब जनसंख्या को रोकने में कारगर है। अब जनसंख्या के सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक ये माल्थस का सिद्धांत है। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन बढ़ सकते हैं। यानी उसका यह मानना था कि जैसी ग्रोथ हमारे रिसोर्सेज की होती है, यानी खाने कमाने के साधन, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं आप, और दूसरा औद्योगिक विकास कह सकते हैं, लेकिन जनसंख्या उस रेट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो मनुष्य हमेशा ही निर्धनता की स्थिति में रहता है। यानी कि अगर उसके पास सपोज करो
पहले एक परिवार में सिर्फ खेती की जाती थी, फिर कोई बड़ा हो गया तो उसको नौकरी भी मिल गई, लेकिन एक अर्निंग मेंबर बढ़ा तो पता चला कि जन्म दर और तेज़ी से बढ़ रही है, तो घर में 4 मेंबर खाने वाले और पैदा हो गए। तो उसका ये मानना था कि हमेशा ही जो है इंसान जो है मानव निर्धन ही रहेगा, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम उससे कम तेज़ी से बढ़ेंगे। तो उसका ये मानना था कि ये जो विनाशकारी घटनाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह काफ़ी कारगर होती हैं इस बैल असंतुलन को रोकने में, क्योंकि इन घटनाओं के कारण बड़े पैमाने पर मृत्यु होती है। इन प्राकृतिक आपदाओं को उसने प्राकृतिक निरोध भी कहा है, क्योंकि यह बढ़ती जनसंख्या तथा खाद्य आपूर्ति के बीच जो असंतुलन बढ़ रहा है, असंतुलन मतलब खाद्य आपूर्ति उतनी नहीं बढ़ रही जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस असंतुलन को रोकने के लिए यह प्राकृतिक उपाय है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मृत्यु दर तथा जन्म दर का क्या अर्थ है? ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होती है, जबकि मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से गिरावट आती है। तो जन्म दर यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसी एक विशेष क्षेत्र में एक वर्ष में 1000 लोगों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अब जन्म दर में गिरावट मृत्यु दर की तुलना में काफ़ी धीमी गति से आती है। इसका कारण यह है कि मृत्यु दर को तो स्वास्थ्य सुविधाओं की सहायता से तथा प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बीमारी आदि उन पर काबू करके आसानी से कम कर सकते हैं, परंतु जन्म दर को उतनी तेज़ी से कम नहीं किया जा सकता। जन्म दर अधिक प्रजनन क्षमता, धार्मिक विचारों, सामाजिक विचारों, निर्धनता, भाग्यवाद, शारीरिक रोगों से मुक्ति आदि के कारण अधिक होती है। यानी कि कुछ धार्मिक विचार भी होते हैं जहाँ पर ये समझा जाता है कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। कहीं निर्धनता भी इसका कारण बन जाती है। काफ़ी लोगों को लगता है, गरीब जो परिवार है, कि ज़्यादा बच्चे होंगे, बड़े होंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। और कुछ अपनी सोच के कारण, कुछ भाग्यवश, तो काफ़ी इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई बच्चे तो भगवान की देन है, तो वो भगवान की मर्ज़ी से पैदा हुए हैं तो वही इनका ख्याल रखेगा। तो इस कारण से जन्म दर में उतनी तेज़ी से कमी नहीं आती जितनी कमी मृत्यु दर में आती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के नज़दीक हैं? कौन कौन से राज्यों में अभी भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची है? आपकी राय में इन क्षेत्रीय अंतरों के क्या कारण हो सकते हैं? तो प्रतिस्थापन स्तर का अर्थ है कि हर एक जोड़े यानी पति पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है तो ये प्रतिस्थापन का स्तर आ गया है। तो जो राज्य इस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं उनमें तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड इत्यादि हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और जहाँ पर जनसंख्या समृद्धि की दर अभी भी बहुत ऊंची है वे राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि। जो प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त करने के बहुत नज़दीक हैं वो राज्य हिमाचल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब क्षेत्रीय अंतरों के क्या कारण हैं? इनके 3-4 कारण हो सकते हैं। जनता साक्षर है तो सोच अलग होगी, तो वहाँ पर जो है बच्चे कम पैदा होंगे। जहाँ पर अनपढ़ है, अज्ञानता है, वहाँ पर जनसंख्या समृद्धि की दर अधिक होगी। हर राज्य के अपने अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। जहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने के समर्थक हैं, तो और वह किसी विशेष राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा मतलब एक कोई कम्युनिटी जो किसी एक विशेष राज्य में पाई जाती है, तो इस कारण भी अलग अलग क्षेत्रों की दरों में अंतर होता है। और हर एक क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना और साक्षरता की दर अलग अलग होती है, इसका भी समृद्धि दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये 3-4 कारण हैं इसके।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या की आयु संरचना क्या है? ये मैंने समझाया है, थोड़ा और डिटेल में समझा देते हैं। जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ है कुल जनसंख्या के संदर्भ में विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। इसमें मेन 3 कैटेगरी है, मैंने पहले भी बताया था। 0 से 14 वर्ष बच्चे, 15 से 59 वर्ष कार्यशील और 60 वर्ष से ऊपर, ये भी पराश्रित हैं। तो पहली और तीसरी कैटेगरी दोनों आश्रित वर्ग होते हैं, यानी कि कार्यशील पर डिपेंडेंट है। ये अर्निंग नहीं होते। ये एक सारणी भी दी गई है, इसमें आप इसको देख लीजिए कि 1961 से 2011 तक का डेटा है। तो आप देखेंगे कि पहली कैटेगरी जो है बच्चों वाली 0 से 14 वर्ष, उसमें 61 के बाद से 2011 तक लगातार गिरावट आई है, यानी कि जन्म दर कम हुई है। और तो इसका मेन कारण क्या है कि 1976 के बाद से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू किया गया तथा जनता को कम जनसंख्या के फायदों का पता चल गया है। दूसरी कैटेगरी देखिए लगातार बढ़ रही है, यानी कि कार्यशील लोगों की जो है वो संख्या बढ़ रही है। तीसरी कैटेगरी भी आप देखिए कि 1981 से लेकर के 2001 तक काफ़ी बढ़ी है, यानी कि इसमें क्या हुआ कि हमारी जो लोग 60 वर्ष से अधिक के जो उम्र के जो आयु वर्ग है वो थोड़ा लंबा जीवन जीने लगे, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी आ गई, मेडिकल साइंस ने तरक्की की। तो इससे पता चलता है कि देश तरक्की की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या नियतार्थ हैं? इसका मतलब है बच्चों की, यानी कि हमारे यहाँ कन्याओं का जन्म कम होने लगा है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? हाँ, ये सच है, भारत में ऐसा ही है। आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम नीचे जो है डिस्कस करते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में 1000 पुरुषों के पीछे मिलने वाली स्त्रियों की संख्या के अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। तो यह जनसंख्या में लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यह 1000:972 था, लेकिन 2011 तक आते आते यह 1000 पे 940, यानी 1000 पुरुष हैं तो 940 स्त्रियां हैं। यह गिरता अनुपात समाज के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन था, जी हाँ यह सच है कि आज भी माता पिता बेटियों के स्थान पर बेटों को अधिक पसंद करते हैं। भ्रूण हत्या होती है, बेटा प्राप्त करने के लिए बलि दी जाती है। लोग तरह तरह के कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से बेटा प्राप्त किया जा सके। तो अब यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बात का निर्धनता से कम संबंध है, यानी कि हर कैटेगरी के लोग जो पढ़े लिखे और जो अमीर लोग हैं, पैसे से संपन्न हैं, वो भी इस मान्यता को फॉलो करते हैं कि लड़के को लड़की की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। अब क्यों लड़की की अपेक्षा लड़के को पसंद किया जाता है, इसके कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण तो धर्म ही है। कई धर्मों में कहा जाता है कि व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि उसकी चिता को उसका बेटा अग्नि ना दे। तो इस कारण लड़के को लोग अधिक पसंद करते हैं। लोग यह भी सोचते हैं कि लड़का नहीं हुआ तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, खानदान ही खत्म हो जाएगा। लड़की तो शादी के बाद अपने पति के घर चली जाएगी, उनके खानदान का क्या होगा। तो ये भी एक कारण है। एक और कारण यह है कि लड़की हुई तो शादी के समय बहुत सा दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान, हमारे देश में, भारत में दहेज प्रथा अभी भी कायम है। और शादी करने के बाद, शादी में तो दहेज देना ही पड़ेगा, शादी के बाद भी हर समय त्योहारों पर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो बहुत खर्चा होगा। निर्धन परिवार भी इसलिए जो है लड़के की इच्छा रखते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर लड़के हुए तो अब दहेज आएगा, यानी कि घर में पैसा हमें मिलेगा। तो यह भी एक कारण है। तो ये 2-3 कारण हैं जिनके वजह से हमारे भारतीय समाज में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को पसंद किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपके
ये आपके चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर हमने टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल का नाम है विराट एजुकेशन एकेडमी। इस पर हम सारे ये अपना एकेडमिक वीडियोस डालते हैं, तो आपको यह ज़रूर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। धन्यवाद।